नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है सांवला रंग। राधिका जी को लग रहा था कि उन्होंने अपने बेटे की शादी अपने पति के दोस्त की बेटी से करवाकर अपने पति के द्वारा उन्हें उनके अंतिम समय में दिए गए वचनों को पूर्ण करके उनकी आत्मा को शांति दिलवाई है। लेकिन उन्हें क्या पता कि आलोक को दिव्या का सांवलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। राधिका जी अपने सगे संबंधियों के साथ बैठी विवाह में आए उतार चढ़ाव के बारे में बातें कर ही रही थी कि आलोक बौखलाता हुआ अपने कमरे से निकला और बोला, माँ कैसी गवार लड़की से मेरा विवाह कर दिया है, जिसे ना तो हिंदी ठीक से बोलना आता है और ना ही अंग्रेजी, और ना ही शक्ल सूरत है, ना ही पहनने ओढ़ने का ढंग। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, पर नहीं, आप लोगों को तो अपने मान मर्यादा का ख्याल था। आपकी कस्में बातों ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसी जाहिल गंवार लड़की के साथ नहीं बिता सकता। इसलिए रखो अपने पास ही इसे और निभाते रहो इसके पिता को दिए वचन को। गुस्से से अपना सामान बैग में भरते हुए आलोक कहता है, ऐसी बातें अब तुम्हें शोभा नहीं देती आलोक, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जीवन संगनी की भी जिम्मेदारी है, जिसे विवाह के पवित्र बंधन से बांधकर तुम इस घर की बहू बनाकर लाए हो। उसे तुम ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। आलोक की बातें सुनकर मदन लाल जी अपनी कड़क अंदाज में कहते हैं, कैसी जिम्मेदारियां पापा, जिनके लिए मैं तैयार नहीं था, उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप लोगों ने मिलकर दो जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ सपने थे, जिसकी बलि आप लोगों ने चढ़ा दी। चीखते हुए आलोक कहता है, हाँ मानता हूँ तुम्हारी भी कई ख्वाहिशें थीं, पर विश्वास करो बेटा, हमने जो किया वह बहुत सोच समझ कर किया। हमारा विश्वास रखो बेटा, दिव्या से अच्छी समझदार जीवन संगनी तुम्हें नहीं मिलती। समझाने की कोशिश करते हुए मदन लाल जी कहते हैं, कितनी समझदार है वह दिख रही है मुझे। ऐसा कीजिए, आप ही उसे अपने पास रख लीजिए और उसकी जिम्मेदारी का अचार डालकर खाते रहिए। पर अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं अभी ही जा रहा हूँ अपनी जॉब पर वापस। मदन लाल जी और राधिका जी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर आलोक गुस्से में उनका हाथ झटककर कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ी दिव्या को बिना देखे वहाँ से चला जाता है। दिव्या यह सब देखकर और सुनकर काठ की गुड़िया सी खड़ी बुत बनकर सिर्फ आंखों से अनगिनत आंसू बहाए जा रही थी। एक क्षण में ही उसकी ख्वाहिशों की अर्थी सज चुकी थी। वह ख्वाहिश है जो हर कुंवारी लड़की अपने जीवन साथी के साथ देखना चाहती है। क्या गलती थी उसकी जो उसे जीवन भर का दर्द मिल गया था? यही ना कि वह अपने बाबूजी के वचन का पालन कर रही थी। अभी कुछ 24 घंटे पहले ही अपने पीहर की दहलीज लांघकर ससुराल की चौखट पर लाई ख्वाहिशों की पोटली लेकर उसका गृह प्रवेश हुआ था और कुछ ही क्षण में उसकी जिंदगी ने कई करवटें ले लीं। जिसके साथ वह शादी करके आई थी उसी ने उसका परिग्रहण करने से इनकार कर दिया। पता नहीं ये कैसी वचन की बेड़ियां बांध दी दिव्या के पिता ने, जिसके अंजाम के बारे में शायद ही किसी को पता हो। एक ऐसा वचन जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर गया। दिव्या दरवाजे के बाहर जिंदगी के कटु सत्य से रूबरू हो रही थी कि तभी बेटे के पीछे भागते हुए राधिका जी आती हैं। दिव्या को देखकर उनके पैर कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं, पर फिर बेटे के मुंह में व्याकुल माँ, आलोक रुक जा बेटा, बेटा आलोक रुक जा कहते हुए भागती हैं। राधिका जी जब तक जाती हैं तब तक आलोक अपनी गाड़ी लेकर जा चुका होता है। अब तो राधिका जी के ऊपर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था
कि वह कैसे अपनी नई नवेली बहू से नज़र मिलाएंगी, जिस बहू को अभी आए हुए एक दिन भी ठीक से नहीं हुए, उसे कैसे संभालेंगी। यही सब सोचते सोचते राधिका जी वहीं बरामदे पर बनी सीढ़ियों पर निढाल होकर बैठ जाती हैं। एक तरफ बेटे का ऐसे नाराज होकर निकल जाना और दूसरी तरफ नई नवेली बहू के जीवन की चिता। पता नहीं ये कैसी परीक्षा की घड़ी थी जो उन्हें दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया। दिमाग में यह दुविधा चल ही रही थी कि तभी हाथ में पानी का गिलास लिए दिव्या राधिका जी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, माँ लीजिए, पानी पी लीजिए और चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त दर्द देता है तो मरहम भी वही लगाता है। मैं जानती हूँ इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। आज मुझसे यूँ शादी नहीं हुई होती तो आप लोगों का घर छोड़कर ये ऐसे नहीं जाते। मैं ही बदकिस्मत हूँ जो बचपन में मेरे जन्म होते ही मेरी माँ छोड़कर चली गई। जवानी की दहलीज पर आई तो पिताजी छोड़कर चले गए और अब शादी हुई तो पति मुंह मोड़कर चले गए। कहते कहते दिव्या भावुक हो जाती है। ना बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो ऊपर वाले का खेल है और हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर कोई गलती नहीं की। राधिका जी यह कह ही रही थी कि तभी मदन लाल जी आ जाते हैं और दिव्या के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, दिव्या बेटा, अपना दिल छोटा मत करो, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए और वचन से तुम ही नहीं बंधी थीं बल्कि हम भी बंधे थे। बेटा, मैंने ही तो तुम्हारे पिता को अंतिम घड़ी में वचन दिया था कि मैं तुम्हारा साथ अंतिम सांस तक निभाऊंगा, तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा। सब में ना तुम्हारी गलती है और ना ही आलोक की। हमने ही बिना बच्चों की राय जाने अपनी दोस्ती के खातिर तुम दोनों को ऐसे वचन में बांध दिया, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं आलोक और तुम्हारे रिश्ते को एक सूत्र में बांधकर ही रहूँगा। बस बेटा, तुम मुझ पर भरोसा रखना, तुम्हारा यह बाप तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली जरूर लाएगा। ऐसा कहकर मदन लाल जी उदास मन से अपने कमरे में चले जाते हैं और राधिका जी और दिव्या वहीं बैठकर एक दूसरे से अपने सुख दुख बतियाने लगती हैं। देखते ही देखते दिव्या मदन लाल जी और राधिका जी की लाडली बन गई। समय पंख लगाकर अपनी गति से चल रहा था और दिव्या अपनी अधूरी जिंदगी को अपने सास ससुर के प्यार की छांव में बिता रही थी। पर इन 4 महीनों में ना आलोक आया, ना ही उसका कोई संदेशा आया। पर एक दिन अचानक आलोक के नाम की फ़ोन की घंटी बजती है। राधिका जी खुशी से फ़ोन रिसीव करती हैं और खुश होते हुए कहती हैं, आलोक बेटा, कैसा है तू? जी, मैं आलोक नहीं हूँ बल्कि डे केयर अस्पताल से बोल रहा हूँ। वह आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वह आईसीयू में भर्ती है, तो आप जल्दी से जल्दी दिल्ली आ जाइए। एक्सीडेंट की खबर सुनकर राधिका जी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वह रोते हुए जमीन पर बेसुध होकर गिर जाती हैं। उनकी यह अवस्था देखकर दिव्या भागकर राधिका जी के पास आती है और उन्हें संभालते हुए पूछती है, माँ क्या हुआ माँ? आंखें खोलिए, क्या हुआ माँ? कहते हुए मदन लाल जी को आवाज़ लगाती है, बाबूजी जल्दी आइए, देखिए ना माँ को क्या हुआ है। दिव्या की तेज आवाज़ सुनकर मदन लाल जी भागकर राधिका जी के पास आते हैं और उन्हें हिलाते हुए कहते हैं, राधिका क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? किसका फ़ोन था? बताओ राधिका। मदन लाल जी की तेज आवाज़ राधिका जी के कानों में गूंज उठती है। तब जाकर उन्हें होश आया। फिर वह घबराते हुए कहती हैं, चलिए जी, जल्दी चलिए, हमें अभी निकलना है, वहाँ मेरा बेटा। कहते कहते फपक पड़ती हैं, ये क्या कह रही हो आलोक की माँ? आलोक को क्या हुआ है? राधिका जी को झकझोरते हुए मदन लाल जी पूछते हैं, वह अस्पताल से फ़ोन आया था,
वो बोल रहे थे आलोक का एक्सीडेंट हो गया है, ना जाने मेरा लाल कैसा होगा। बेतहाशा राधिका जी अपनी धुन में बोले जा रही थी और आंखों में झरझर आंसुओं की धार निकालती जा रही थी, जिसे देखकर मदन लाल जी राधिका जी को सीने से लगाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा, हमारे बेटे को तुम भरोसा रखो भगवान पर और जल्दी से कुछ कपड़े और पैसे बांध लो, तब तक मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। ऐसा कहकर मदन लाल जी गाड़ी की व्यवस्था करने चले जाते हैं और राधिका जी और दिव्या सामान बांध लेती हैं। थोड़ी देर में गाड़ी आ जाती है और सभी आगरा से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते दिव्या चुप थी, उदास थी और मन ही मन रो रही थी अपनी किस्मत पर। आखिर हर बार उसकी ही किस्मत में क्यों बिछड़ने का दुख लिखा था। माँ पिताजी को वह पहले ही खो चुकी थी और अब वह जो जिंदगी की जंग लड़ रही थी। भले ही आलोक ने दिव्या को दिल से नहीं अपनाया था, पर दिव्या थी तो उसकी पत्नी ही, वह कैसे अपने कर्तव्य से पीछे हट जाती। इसलिए तो साथ चली आई। राधिका जी के मना करने के बावजूद भी जब उसे सच में भगवान से शिकायत थी, वह आज तक अपनी तकदीर को स्वीकारती रही, पर आज उसका सब्र जवाब दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके कर्मों की सजा आलोक भुगत रहा है। वह जब से आलोक की जिंदगी में आई थी तब से सब बुरा ही हो रहा था। राधिका जी का हंसता खेलता परिवार उसकी वजह से बिखर गया। मदन लाल जी का इकलौता बेटा उनसे मुंह मोड़कर चला गया और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ वह थी। दिव्या अपने आप से द्वंद्व कर ही रही थी कि तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ के साथ गाड़ी रुक जाती है और देखा तो सामने अस्पताल था। राधिका जी और मदन लाल जी बिना पल भर की देरी के अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं और रिसेप्शन पर आलोक के बारे में पूछताछ करते हैं। आलोक का नाम सुनकर वहीं बैठा मोहित आलोक का दोस्त आता है और कहता है, अंकल जी मैं आलोक का दोस्त मोहित हूँ, आप चलिए मेरे साथ। फिर सभी मोहित के पीछे पीछे आईसीयू तक जाते हैं और फिर सभी बाहर खड़े होकर डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। सभी बेचैनी से आईसीयू पर निगाहें टिकाकर खड़े थे। उसी बीच मदन लाल जी मोहित से एक्सीडेंट की जानकारी लेते हुए पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ बेटा? अंकल जी मुझे भी कुछ ठीक से पता नहीं है, बस इतना पता है कि कल रात आलोक काफ़ी निराश था, उसका जॉब छूट गया था और वो, ऐसा कहकर मोहित शारदा जी और दिव्या को देखकर शांत हो जाता है। और वह क्या बेटा? मोहित बेटा मुझे साफ साफ बताओ, भगवान के लिए कुछ मत छुपाओ मुझसे। हाथ जोड़ते हुए मदन लाल जी मोहित से कहते हैं, प्लीज अंकल ऐसा मत कीजिए, आप मेरे पिता समान हैं, ऐसे हाथ मत जोड़िए। फिर मोहित थोड़ी दूर मदन लाल जी को ले जाता है और उन्हें रिया और आलोक के रिश्ते के बारे में बताता है। रिया और आलोक एक ही कंपनी में काम करते थे। रिया उसकी सीनियर थी। काम के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थीं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों शादी करना चाहते थे, पर आपके अचानक बुलाने पर आलोक घर गया और उसकी शादी दिव्या के साथ हो जाती है। आपकी कस्में और वादे के चक्कर में बेचारा आलोक फंस गया और उसका असर उसके काम और उसकी ज़िंदगी पर पड़ा। शादी के बाद वह रिया से दूरी बढ़ाने लगा। यह बात रिया को हजम नहीं हो रही थी और इसलिए अक्सर रिया उससे झगड़ा करती थी। इस झगड़े की वजह से उसका मन काम में नहीं लगता था और अपनी दोहरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए परसों शाम रिया को अपनी शादी का सच बताया। उसके बाद दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हुई और रिया ने बॉस को कहकर आलोक को काम से निकलवा दिया। आलोक यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और कल रात 2 बजे शराब के नशे में गाड़ी लेकर बस कहीं निकल गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता अंकल जी, बस मुझे सुबह 4 बजे अस्पताल से फ़ोन आया तो मैं भागकर यहाँ दौड़ा चला आया और जब से डॉक्टर के बाहर निकलने का
इंतजार कर रहा हूँ। वह नर्स बोल रही थी, काफ़ी गंभीर चोट आई है, इसलिए पिछले 4 घंटों से उसका इलाज चल रहा है। आकाश के मुंह से सच जानकर मदनलाल जी जड़बत हो जाते हैं। वे वहीं लगी कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं और अपना सिर पीट लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, यह क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा अपराध मुझसे कैसे हो गया। भगवान, मैंने 3 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। काश मुझे थोड़ा सा भी आभास होता आलोक और रिया के बारे में, तो मैं कतई ऐसा नहीं करता। इन सब में मेरा बेटा पिस गया, उसने अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई से लड़ रहा है। कहते कहते मदनलाल जी बिलख कर रोने लगे, पर मोहित अपने कंधे का सहारा देकर उन्हें चुप कराता है और कहता है, अंकल जी, यह सब ऊपर वाले का दिया है। वह जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ये तो कर्मों का खेल है अंकल जी, इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक होगा। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अपना आलोक ठीक हो जाए। मोहित की बातों से मदनलाल जी को थोड़ी राहत मिलती है, इसलिए वह अपने आंसू पोंछकर वापस राधिका जी के पास आ जाते हैं और डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। करीब आधा घंटे के बाद आईसीयू की लाइट बंद होती है और डॉक्टर खन्ना बाहर आते हैं। डॉक्टर के आते ही मदनलाल जी, राधिका जी उनके पास जाते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं, देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब भगवान की मर्जी है। अभी पेशेंट के लिए 72 घंटे बहुत ही क्रिटिकल हैं, इसलिए ऊपर वाले से दुआ कीजिए। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर खन्ना मदनलाल जी के कंधे पर हाथ रखकर चले जाते हैं। 72 घंटे सुनकर राधिका जी की आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और दिव्या अंदर ही अंदर घुट रही थी। दोनों को देखकर मदनलाल जी और बेचैन हो जाते। उस 72 घंटे को काटना सभी के लिए काफ़ी कठिन था। ना कोई ठीक से खा रहा था, ना ही आराम कर रहा था। राधिका जी और दिव्या वही अस्पताल के मंदिर में बैठकर भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा रही थी। खैर, किसी तरह से 72 घंटे बीते और उन दोनों की तपस्या का फल मिला। रात के 10 बजे आलोक को होश आता है। मदनलाल जी और राधिका जी भागकर आलोक से मिलने आईसीयू में जाते हैं और उन दोनों के पीछे पीछे दिव्या भी अपनी गंभीर कदमों से दाखिल होती है। माँ और पापा को देखकर आलोक की आंखें बरबस बरस जाती हैं, पर जैसे ही उसकी नज़र माँ के पीछे खड़ी दिव्या पर पड़ती है, उसकी नाराज़गी और नफ़रत भरी निगाहें उसे कटघरे में खड़ा कर देती हैं। वह भावनाओं और संवेदनाओं को पढ़ना अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि किस्मत ने उसे यही तो आज तक दिया था। इसलिए वह आईसीयू से बाहर निकल जाती है और भगवान के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर आते जाते लोगों को देखकर खुद को संभालती है और अपनी किस्मत की इस लड़ाई से लड़ने के लिए अपनी कमर कस लेती है। उसे पता था कि आलोक उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देगा, चाहे उसके हालात कुछ भी हों। पर दिव्या भी दृढ़ निश्चय से भरी युवती थी। वह अपने कर्म से पीछे हटने वालों में से नहीं थी और अपनी पत्नी धर्म निभाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए अपने आंसू पोंछती है और आईसीयू में जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सभी नर्स के कहने पर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आलोक की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे सबके बीच रखा जाए। वह अभी भी अपने दर्द और जख्मों से गुजर रहा था। वह बुरी तरह से घायल था और फिलहाल सिर्फ उसे होश आया था, ठीक नहीं हुआ था। खैर, राधिका जी और मदनलाल जी को तो बस इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने था। हाँ, तकलीफ़ों से जूझ रहा था, पर सही सलामत था। इसी बात के लिए दोनों पति पत्नी भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि तभी नर्स आकर कहती है, मदनलाल जी, आप सभी को डॉक्टर खन्ना अपने केबिन में बुला रहे हैं। नर्स की बात सुनकर तुरंत मदनलाल जी
राधिका जी और दिव्या डॉक्टर खन्ना के केबिन में जाते हैं, जहां डॉक्टर खन्ना बैठे हुए थे और आलोक की रिपोर्ट चेक कर रहे थे। जी आइए बैठिए, कहते हुए डॉक्टर खन्ना अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसलिए यहाँ बुलाया है। आलोक का एमआरआई और एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं, एक्सीडेंट इतना भयानक था कि आलोक की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है। शायद वह फिर कभी खड़ा ना हो पाए। सर में भी काफ़ी चोट आई है, पर अभी खतरे से बाहर है। एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो उसे भी ठीक होने में अभी समय लगेगा। उसके कुछ ऑपरेशन भी किए गए हैं रीढ़ की हड्डी ठीक करने के लिए, पर पूरी तरह से कामयाब हुए हैं या नहीं, यह कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा, जब वह उठकर बैठ पाएगा। ऐसे केस में कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट या तो आजीवन बेड पर ही रह जाता है या फिर ऊपर वाले की कुछ कृपा हुई तो वह अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आता है। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आलोक पूरी तरह से ठीक हो जाए और अपनी ज़िंदगी जैसे वह जीता आया है वैसे ही जिए। डॉक्टर खन्ना की बातों से सभी की चेहरे पर गंभीरता की लकीर दिखने लगती है, पर कर भी क्या सकते थे सिवाय भगवान से प्रार्थना करने के। खैर, दिन यूं ही इंतजार में बीत रहे थे कि एक दिन आलोक पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस आ जाएगा, और आखिरकार वह दिन भी आ गया। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर खन्ना उसे घर ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। आलोक घर तो आ जाता है, पर वह दिव्या से दूर रहना चाहता था, पर यह संभव नहीं था क्योंकि किसी न किसी को 24 घंटे आलोक के पास रहना था, उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वह अभी भी उठकर चलने फिरने की स्थिति में नहीं था। और ऐसे में एक दिव्या ही थी जो आलोक की देखभाल अच्छे से कर सकती थी। आलोक की जिद और वर्तमान स्थिति को देखते हुए राधिका जी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बात मान लेती हैं और दिव्या को उससे दूर रहने की हिदायत देती हैं। अब आलोक की देखभाल के लिए मदन लाल जी मोहित की मदद से एक नर्स को 12 घंटे के लिए रख लेते हैं। नर्स सुबह 8 बजे से आती है और रात के 8 बजे घर चली जाती थी। फिर तो आलोक को देखने वाले मदन लाल जी और राधिका जी ही बचते थे। राधिका जी कुछ दिनों तक तो आलोक के कमरे में ही सोती थी ताकि रात बिरात उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उठकर दे सके। पर एक रात अचानक मदन लाल जी की तबीयत बिगड़ जाती है। उनका बीपी और शुगर काफ़ी हाई हो जाता है। शायद आलोक की हालत को देखकर वह चिंतित रहने लगे थे और इसी वजह से अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटे की हालत देखकर शारदा जी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने दिव्या को कहा, दिव्या बेटा, मैं जानती हूँ अब तक तुम्हारे ऊपर क्या कुछ नहीं गुजरा। मैं चाहकर भी तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग नहीं भर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह शायद और भी बुरा हो, क्योंकि अब से तुम्हें ही आलोक की देखभाल करनी है। इस दौरान तुम्हें बहुत कुछ सुनना और सहना भी पड़ेगा। आलोक तुम्हें अपने पास देखेगा तो तुम्हें भला बुरा कहेगा ही, पर बेटा सह लेना इस पवित्र रिश्ते के खातिर। देखना एक दिन आलोक का दिल भी पिघलेगा और वह तुम्हें अपना लेगा। कहते कहते राधिका जी भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखें दिव्या के सामने झुक जाती हैं। प्लीज़ माँ, ऐसा मत बोलिए। आपने तो पूरी कोशिश की हमारे रिश्ते को ठीक करने की, पर शायद मेरी ही किस्मत में इस रिश्ते का सुख ना लिखा हो। तभी तो वह मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मुझे अपने आसपास देखना भी पसंद नहीं करते। कहते कहते दिव्या की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं और उसकी आवाज़ रूंध सी जाती है। ना मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भरोसा रख ऊपर वाले पर, सब ठीक होगा बेटा। फिर मन में एक आशा की उम्मीद लिए राधिका जी दिव्या को कहती हैं, आज से तू ही आलोक के कमरे में सोएगी, क्योंकि मुझे तेरे पापा जी को भी देखना है।
पर माँ ये क्या, थोड़ी डर से सहमी हुई दिव्या कहती है। तू चिंता मत कर, मैं आलोक को समझा दूंगी। अच्छा ये ले पानी और आलोक को दवा दे दे, उसके दवा खाने का समय हो रहा है। और रात को सोने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज करवा देना, हाथों का जैसा अस्पताल में नर्सों ने बताया था। ठीक है दिव्या बेटा, अब मैं तेरे पापा जी को जरा देख भी लूँ। ऐसा कहकर राधिका जी तो अपने कमरे में चली जाती हैं, पर दिव्या अभी भी असमंजस में डूबी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आलोक के सामने जाए तो जाए कैसे। वह तो नफरत करता है उससे, वह तो एक पल भी अपने आसपास उसे टिकने नहीं देगा। पर मजबूरी थी, इसलिए दिव्या हिम्मत करके डरते डरते आलोक के कमरे में जाती है और टेबल पर पानी का गिलास रख और दवा रखती है। जैसे ही सामान रखने की आवाज़ आती है, वैसे ही आलोक आवाज़ देता है, माँ कब से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। देखिए ना, मेरे पैरों में कब से खुजली हो रही थी और मैं आपका नालायक बेटा उठकर अपने काम भी नहीं कर सकता हूँ। ओह काश मैं उस एक्सीडेंट में मर गया होता। ऐसा कहते कहते आलोक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उधर दिव्या भी आलोक के दर्द को महसूस करके भावुक हो जाती है। पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर आलोक की आंखों से छलकते आंसू को पोंछ सके और उसके दर्द की हमसफर बन सके। खैर ये तो उसके लिए एक सपना ही था, इसलिए बिना कुछ बोले आलोक के पैरों को हल्के हल्के खुजलाने लगती है। लेकिन जैसे ही दिव्या का हाथ आलोक के पैरों पर लगता है, वैसे ही उसे अजनबी एहसास समझ आ जाता है और भावुकता से निकलकर चीख पड़ता है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं मर जाना पसंद करूँगा, पर तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना कतई पसंद नहीं करूँगा। निकल जाओ अभी के अभी, इसी वक्त मेरे कमरे से, मेरी नज़रों से में दांत पीसते हुए आलोक कहता है। इतना कुछ सुनने के बाद भी दिव्या बिना कुछ बोले आलोक के बेड को थोड़ा ऊपर करती है और दवा निकालकर उसे खाने देती है। पर आलोक नफरत भरी निगाहों से दिव्या के विपरीत दिशा में सिर फेर कर उसे बार बार भला बुरा सुना रहा था और दिव्या उस कटाक्ष, उस ताने को अपने सर माथे लगाकर आलोक को जबरदस्ती दबा देती है और आलोक के ना चाहते हुए भी उसके हाथों की एक्सरसाइज करवाती है। अब तो हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। आलोक दिव्या को खरी खोटी सुनाता और दिव्या उसे सर माथे लगाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करती। उधर राधिका जी इस उम्मीद में आंखें टिकाए बैठी थीं कि आज नहीं तो कल आलोक और राधिका के बीच की दूरियां नज़दीकियों में बदल जाएंगी और शायद इसलिए जानबूझकर दिव्या को आलोक के कमरे में भेजती थीं ताकि बंद कमरे में उनके गीले शिकवे दूर हो जाएं। शायद एक माँ होने के नाते उनका सोचना भी जायज़ था। हर माँ चाहती है कि उसके बेटे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, पर ऐसा अब तक कुछ नहीं हो रहा था। दिव्या और आलोक की ज़िंदगी में उल्टा एक दिन तो आलोक इस कदर दिव्या पर चिल्लाया कि दिव्या अंदर से बिल्कुल टूट गई। वह अब तक एक भरोसे पर जी रही थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर उसका यह सोचना गलत साबित हुआ। जब सूप पिलाते वक्त गलती से दिव्या के हाथ से सूप की कटोरी आलोक के ऊपर गिर जाती है और आलोक उसे अपने एक हाथ से धक्का मारकर गिरा देता है और बहुत बेइज्जती करता है। किस मिट्टी की बनी हो तुम जो किसी की नफरत समझ नहीं आती। तुम्हारे बदले कोई और लड़की होती तो अब तक इस घर को छोड़कर जा चुकी होती, पर तुम्हारे जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जिसे अपमानित होने में मज़ा आता है। अनपढ़ गंवार औरत। आलोक के हृदय भेदी शब्द सुनकर दिव्या चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर रो ना पाई। शायद वह अब तक काठ की गुड़िया बन चुकी थी जिसे कुछ नहीं दिखता सिवाय अपने कर्तव्य और अपने सास ससुर के एहसानों के अलावा। वह 6 महीनों से इतना तो जान ही गई थी कि वह उस घर में अब तक टिकी है क्योंकि उसके सास ससुर ने उसे सर आंखों पर रखा है।
इसलिए अक्सर अंदर ही अंदर घुटती रहती। रात के अंधेरे में, अपनी तन्हाइयों में, अपने अकेलेपन में भी जी भरकर रो लेती और मन ही मन कहती, एक बार आलोक जी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस वचन की बेड़ियों को तोड़कर इस घर से और आलोक की जिंदगी से दूर हो जाऊंगी। बस फर्ज ने उसके पैर जकड़े हुए हैं। पति की कड़वाहट ने दिव्या को इस कदर तोड़ दिया था कि वह अक्सर उदास रहने लगी थी। इधर उसके चेहरे की उदासी बढ़ती गई और उधर आलोक ठीक होने लगा। वह अब उठकर बैठने लगा। दिव्या का निस्वार्थ सेवा भाव उसकी तकलीफों को कम करती गई और कड़वाहटें कम होती गईं। अब आलोक दिव्या की तरफ देखने लगा था। हाँ, किसी किसी कारणवश वह उस पर चिल्लाता भी था, पर दिव्या के मुंह से आज तक एक शब्द भी नहीं निकला। देखते ही देखते कब 2 महीने निकल गए पता भी नहीं चला। अब तक आलोक के काफ़ी जख्म भर चुके थे, पर दिव्या के जख्म आज भी हरे थे, जिस पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। हाँ, राधिका जी थीं उसके साथ, पर वह एक सास के साथ साथ एक माँ भी थी, जिसे अपने बेटे से ज़्यादा हमदर्दी थी। और जब से आलोक का एक्सीडेंट हुआ था, तब से वह अपने बेटे को लेकर चिंतित रहती थी। वह अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी और इस कमी को दिव्या ने राधिका जी के आंखों में पढ़ लिया था। इसलिए वह एक दिन सुबह सुबह सबके उठने से पहले घर छोड़कर निकल जाती है, एक ऐसे सफ़र पर जहां उसके साथ उसकी परछाई के अलावा कोई और नहीं था। दिव्या के भजन के साथ ही उस घर के लोगों की नींद खुलती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए चिंतित होकर राधिका जी दिव्या को देखने उसके कमरे में जाती हैं। जहां दिव्या नहीं दिखती, वह भागकर आलोक के कमरे में जाती हैं। वहां भी दिव्या नहीं थी, रसोई में भी नहीं थी। पूरे घर में ढूंढने के बाद परेशान राधिका जी मदन लाल जी के पास आती हैं। उन्हें कहती हैं कि दिव्या नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ बताया भी नहीं। ऐसे तो वह कहीं जाती नहीं है, फिर आज कहाँ चली गई। कहते कहते राधिका जी रोने लगती हैं। वहीं कमरे में या बाथरूम में होगी। राधिका, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। अच्छा रुको, मैं ही देख कर आता हूँ। ऐसे भी इस अनजान दिल्ली शहर में कहाँ जाएगी। ऐसा कहते हुए मदन लाल जी दिव्या बेटा कहते हुए उसके कमरे में जाते हैं। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़े पेपर पर पड़ती है, जिसमें लिखा था, पापा जी और माँ प्रणाम। माँ, मैंने अपना फ़र्ज अच्छे से निभाया और अपने दायित्व को पूरा किया। अब मैं थक गई हूँ इस बेमतलब के रिश्ते के बोझ से, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप लोगों ने जो रिश्ते बांधे थे, वह कभी तोड़ देना ही अच्छा था। मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा जी, माँ जी। उसके बाद लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, आपकी दिव्या। मदन लाल जी खत पढ़ते ही राधिका की तरफ भागते हैं और राधिका जी को खत देते हुए कहते हैं, राधिका, दिव्या हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस रिश्ते को तोड़कर जा चुकी है। हमने अपनी बेटी को खो दिया है। राधिका, ऐसा कहकर मदन लाल जी अपने किए को कोसने लगते हैं। क्या से क्या हो गया इन 6 महीनों में, राधिका किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब कहाँ ढूंढूं उसे, चिंतित होकर माथे पर हाथ रखकर मदन लाल जी बैठ जाते हैं। आलोक के पापा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। मेरा दिल कहता है दिव्या जहाँ भी होगी ठीक होगी और एक दिन ज़रूर वापस आएगी। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बनकर देख लीजिएगा। तब तक आप पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा आइए। ठीक है, कहकर मदन लाल जी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और राधिका जी आलोक का सुबह का नाश्ता और दवा लेकर जाती हैं। फिर खिड़की का पर्दा हटाते हुए कहती हैं, उठ बेटा आलोक, चल जल्दी से ब्रश कर ले और नाश्ता कर।
जी माँ कहकर आलोक आहिस्ते से उठकर बैठता है और राधिका जी के सहारे बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है, माँ आज सुबह सुबह माँ आप और वो। पर राधिका जी समझ जाती है कि आलोक दिव्या की बात कर रहा है, इसलिए उसे कुर्सी पर बैठाते हुए कहती हैं, वह अब कभी नहीं आएगी तेरे कमरे में बेटा, क्योंकि वह हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा चुकी है और रुकती भी किसके लिए। ऐसा कहकर अपने होठों पर चुप्पी साध लेती हैं। राधिका जी की बातों से खुश होना चाह रहा था आलोक, पर वह खुश नहीं हो पाया। शायद एक कमी सी खल रही थी। आज पहली बार उसे दिव्या के लिए, पर अपने दिल की ना सुनकर वह राधिका जी को कहता है, अच्छा हुआ चली गई, आखिरकार उससे आप सभी को छुटकारा मिल गया। खैर छोड़िए माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता दीजिए और दवा। ठीक है कहकर राधिका जी आलोक को नाश्ता और दवा देकर चली जाती हैं। पर आलोक कहीं न कहीं बेचैन था। उसे इंतजार था दिव्या की एक झलक पाने का। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि दिव्या उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे हर वक्त बस दिव्या के होने का एहसास हो रहा था। उसकी खुशबू उसकी सांसों में बस चुकी थी और शायद दिव्या उसकी कमजोरी बन चुकी थी। ऐसा नहीं था कि इन 2-3 महीनों में आलोक का दिल दिव्या के प्रति नहीं पिघलता था। जब वह नींद में सोई रहती तो उसे घंटों निहारता, उसकी उदासी को भी भांप लेता, पर कभी जताता नहीं। शायद उसका अहंकार उसके सामने झुकने ना देता। वह जितनी नफरत करता था उससे ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। उसके समर्पण, उसके त्याग को देखकर आलोक कई बार उसके सामने दिल हार जाता, पर आदत से मजबूर कड़वे शब्द परोस देता दिव्या की थाली में। खैर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। काश वक्त रहते उसे दिव्या के होने का एहसास हो जाता। काश वह उसके बलिदान के लिए 2 मीठे बोल बोल पाता तो दिव्या उसके पास होती। इधर मदन लाल जी पुलिस स्टेशन ना जाकर मोहित के घर पर जाते हैं जहां दिव्या थी, और यह बात सिर्फ मदन लाल जी और मोहित को पता थी। दरअसल जब दिव्या घर छोड़कर जा रही थी तब मदन लाल जी पानी पीने के लिए उठे थे। वह चाहते तो दिव्या को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह चाहते थे कि दिव्या को वह सम्मान और अधिकार मिले जिसकी वह हकदार थी। इसी कारण उन्होंने मोहित को फोन करके दिव्या के जाने की खबर दे दी ताकि दिव्या उसके साथ कुछ दिनों के लिए रह सके और वह तब तक दिव्या के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था कर लें। वह नहीं चाहते थे कि दिव्या और अपमानित हो और घुट घुट कर अपनी जिंदगी जिए, क्योंकि कई बार आते जाते आलोक के कमरे से आलोक की हृदय भेदी शब्द दिव्या के लिए सुन चुके थे, जो उन्हें अंदर तक झकझोर देता था। वह कितनी ही बार रो देते उस बच्ची के लिए जो उनकी दोस्ती के वादे की बलि चढ़ गई थी। गलती तो उनकी भी नहीं थी, वो तो बस अपने मरते हुए दोस्त को इस बात की तसल्ली देना चाहते थे कि दिव्या अकेली नहीं है, उसके साथ हम सब हैं, उसके रक्षक बनकर। पर आज गलत साबित हो गए। 3 जिंदगियों को बर्बाद करके वे खुद की नज़रों में गिर चुके थे। इसलिए उनके अंदर ना इतनी हिम्मत थी और ना हालात थे कि वे आलोक को कुछ कह सकें। वह बेटे के साथ भी अन्याय कर चुके थे, इसलिए कुछ बोलने का हक खो चुके थे। पर जो गलती आज तक हो चुकी थी उसे सुधारने का एक यही मौका दिखा उन्हें, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं आलोक इस वचन की बेड़ियों से बन चुका है, तभी तो रिया से दूरियां बनाने में कामयाब रहा है। यह सब सोचते सोचते मदन लाल जी मोहित के घर पहुंच जाते हैं और दिव्या से मिलकर कहते हैं, दिव्या बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने में। मैं कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए बेटा। ऐसा मत कहिए पापा जी, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दीजिए इन बेड़ियों से। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों मोहित जी को कहकर रोक लिया मुझे।
यहाँ प्लीज पापा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैं नहीं आना चाहती आप सभी के बीच, कहते कहते बिलख पड़ी। दिव्या, कैसे दूर कर दूं बेटा तुम्हें? क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर जाकर तुम्हारे पिताजी को? तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ना सोच लूं, तुम यही रहोगी मोहित के पास। मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और अपने पैरों पर खड़ा करवाऊंगा, इसलिए इस पिता पर भरोसा रखो। ऐसा कहकर मदन लाल जी दिव्या के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने लगे और उधर से चले जाते हैं। इधर मदन लाल जी दिव्या के लिए अच्छे कॉलेज का पता कर रहे थे और उधर आलोक की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। उसके लिए समय काटना कठिन सा होने लगा। वह आए दिन किसी न किसी रूप में दिव्या को याद कर ही लेता। दिव्या की कमी आलोक को ही नहीं बल्कि उठते जागते शारदा जी को भी हो रही थी। कई बार उनकी आंखों से दिव्या के नाम के आंसू भी झलक पड़ते थे, पर आशा की किरण बुझ चुकी थी। कई दिन हो गए थे दिव्या को गए, पर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इधर आलोक भी दिव्या की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक दिन अपनी माँ को कहता है, माँ प्लीज दिव्या को वापस ले आओ। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना माँ। वह मेरी आदत बन गई थी माँ। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ माँ। प्लीज उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ माँ। मैं वादा करता हूँ अब कभी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मैं उसके वचन की बेड़ियों में बंधना चाहता हूँ। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगा था आलोक, जिसे देखकर शारदा जी को आश्चर्य हो रहा था। वह पल भर के लिए सोचने लगती है, जिससे कभी नफरत करता था आज उसी के लिए इतनी बेचैनी। यह उसका प्यार ही था जो नफरत की सख्त बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, पर आज यह बेड़ियां टूट चुकी थी, जिसे देखकर वह मन ही मन खुश होती हैं और काव्या के लौटने की उम्मीद फिर से सांस लेने लगती है। यह खुशखबरी शारदा जी मदन लाल जी को सुनाने जाती हैं और मदन लाल जी भी सुनकर खुश हो जाते हैं। आखिर वह लोग भी तो यही चाहते थे कि आलोक को एहसास हो दिव्या की कमी का। पर अचानक से शारदा जी उदास हो जाती हैं और कहती हैं, आलोक के पापा, दिव्या को गए आज 8 दिन हो गए हैं, पर उसकी कोई खबर नहीं है। जाने कहाँ गई हमारी बच्ची। शारदा, दिव्या कहाँ है? पर क्या वह आलोक की जिंदगी में वापस आना चाहेगी? मदन लाल जी भी थोड़ा गंभीरता भरे लहजे में कहते हैं। शारदा जी पूछती हैं, जी आपको पता है क्या दिव्या कहाँ है? फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? खुश होते हुए शारदा जी उनसे बोलती हैं, हाँ शारदा, वह मोहित के घर पर है, पर यह बात अभी आलोक को मत बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आलोक आवेश में आकर कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि पूरी तसल्ली के साथ दिव्या को अपनी जिंदगी में लाने की सोचे। गंभीरता पूर्वक मदन लाल जी कहते हैं, ठीक है जी, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। ऐसा कहकर शारदा जी रसोई में अपना काम निपटाने चली जाती हैं। उधर आलोक की हल्की आंख ही लगी थी कि उसे ऐसा लगा मानो दिव्या उसके पास खामोश खड़ी है। उसकी खामोशी उसे अंदर से चीर रही थी। वह उसके मुंह से शब्द सुनने को उतारू था। उसकी उदास आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही थीं, पर वह कह नहीं पा रही थी। उसके केशों में वह उलझना चाह रहा था, पर नहीं उलझ पा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह दिव्या से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था, पर उसके होंठ सिल गए थे। वह दिव्या को बाहों में भरकर भरोसा दिलाना चाहता था और वह उससे दूर जा रही थी, बहुत दूर। कि तभी अचानक नहीं कि चीख के साथ उसकी नींद खुल जाती है और उसके आंखों से दर्द भरे आंसू छलक उठते हैं। दिव्या का एहसास उसके कतरे कतरे में बस गया था। वह चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। शायद वह थी ही इतनी अच्छी कि उसकी अच्छाई आलोक पर हावी हो गई।
आलोक अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़कियों से मिला, पर दिव्या जैसी सहनशील, गंभीर, सौम्य, साधारण लड़कियां आज तक ना देखी, ना ही मिली। सच में वह दीवाना हो गया था दिव्या की खामोशी का, उसके धैर्य का। वह कई बार रिया से उसकी तुलना करता, पर हर बार दिव्या रिया से काफी बेहतर साबित होती। रिया उन लड़कियों में से थी जो प्यार के साथ अपना आधिपत्य जमाने में विश्वास रखती थी, और दिव्या आधिपत्य से हटकर खुद को समर्पित करने में विश्वास रखती थी। तभी तो अभी तक वह समर्पित थी, एक ऐसे बंधन के लिए जो उसका कभी था ही नहीं। यह सब सोचते सोचते आलोक आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपने कमरे से बाहर आता है और शारदा जी और मदन लाल जी को आवाज लगाने लगता है, मामा कहाँ है आप? मुझे आप लोगों से बात करनी है। आलोक की आवाज सुनकर शारदा जी और मदन लाल जी बाहर आते हैं और सबसे पहले आलोक को सोफा पर बैठाते हुए मदन लाल जी कहते हैं, तुम हमें बुला लेते अपने कमरे में, तुम्हें उठकर आने की क्या जरूरत थी? अभी भी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो आलोक बेटा। अब मैं ठीक हूँ पापा, और मुझे अभी के अभी दिव्या को ढूंढने जाना है। आप लोग ऐसे कैसे आराम से बैठ सकते हैं जबकि आपकी बहू 8 दिनों से गायब है? मुझे अभी उसे ढूंढने जाना है। मुझे अपनी जिंदगी में दिव्या को वापस लाना है। आलोक की बातों में दिव्या के लिए बेचैनी देखकर अब तक मदन लाल जी को पूरा विश्वास हो गया था कि आलोक सच में दिव्या को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। इसलिए वह आलोक को भरोसा दिलाते हैं कि दिव्या जल्दी से जल्दी वापस घर लौट आएगी और वह काव्या को लेकर आएंगे। ऐसा कहकर मदन लाल जी शारदा जी को कहते हैं कि आलोक को अंदर कमरे में ले जाओ और आराम करवाओ। आलोक शारदा जी के साथ कमरे में चला जाता है। मदन लाल जी दिव्या से मिलने मोहित के घर चले जाते हैं। मोहित के घर की घंटी बजती है। मोहित आकर दरवाजा खोलता है और दिव्या को आवाज देता है, दिव्या भाभी। दिव्या आवाज सुनकर आती है और मदन लाल जी के पैर छूकर प्रणाम करते हुए कहती है, पापा जी क्या बात है, इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, बस तुम्हें अपने घर वापस ले जाने आया हूँ। चलो बेटा घर वापस चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आलोक तुमसे बेहद प्यार करता है, वह मर जाएगा तुम्हारे बिना। मदन लाल जी याचिकाकर्ता की तरह दिव्या से याचना कर रहे थे। नहीं पापा जी, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। किस रिश्ते से जाऊं पापा जी, बेटी के रिश्ते से या बहू के रिश्ते से? मैं थक गई हूँ पापा जी इन रिश्तों के बोझ से। मैं और अपमानित नहीं होना चाहती। पापा जी कहते कहते रो पड़ती है दिव्या। मत रो बेटा, अब तो खुशी के दिन आने वाले हैं। मैंने आलोक की आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र देखी है, तुम्हारे लिए प्रेम देखा है, इसलिए मेरा विश्वास करो बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लौट आओ बेटा, लौट आओ। कहते कहते भावुक हो जाते हैं मदन लाल जी। मदन लाल जी को भावुक देख दिव्या पापा जी से ऐसे लिपट कर रोने लगी जैसे एक बेटी विदाई के समय अपने पिता से लिपट कर रोती है। आज देखा जाए तो मदन लाल जी ने भी एक बेटी के बाप होने का फर्ज निभाया है। वह ससुर होते हुए भी बहू के जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित करके ही अपने घर ले जाना चाहते थे और वह सफल भी हुए। फिर दिव्या अपना थोड़ा बहुत सामान बांधती है और मदन लाल जी शारदा जी को फोन करके कहते हैं, बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। दिव्या के आने की खबर सुनकर शारदा जी खुशी से झूम उठती हैं और बेसब्री से अपनी बहू के आने का इंतजार करने लगती हैं। और जैसे ही दिव्या को मदन लाल जी लेकर आते हैं, शारदा जी उसका फिर से गृह प्रवेश कराती हैं, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। फिर दोनों सास बहुएं गले मिलकर इस कदर रोईं जैसे कोई बेटी शादी के बाद पहली बार अपनी माँ से मिलती है। सच में बहुत भाग से मिलते हैं ऐसे सास ससुर। दिव्या खुशकिस्मत थी जो माता पिता समान
सास ससुर मिले थे। शारदा जी से मिलकर दिव्या भी बहुत खुश थी और अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी, पिया मिलन की बेचैनी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में आलोक जी भी उसे पसंद करने लगे हैं और बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यही सब सोचकर दिव्या के गाल सुर्ख लाल हो रहे थे, आंखों में शर्म का पानी तैर रहा था, होठों पर मद मुस्कान दिख रही थी। आज प्रेम से प्रेम का मिलन होने जा रहा था, पर अभी तक तो आलोक को पता ही नहीं था कि दिव्या लौटकर आ गई है, क्योंकि वह तो दिव्या की यादों में नींद की आगोश में था। खैर, शारदा जी दिव्या को आराम करने के लिए आलोक के कमरे में जाने को कहती हैं और मदन लाल जी और शारदा जी अपने कमरे में खुशी खुशी चले जाते हैं। दिव्या धीमे कदमों से आलोक के कमरे में जाती है और आहिस्ते से आलोक के पास जाकर बैठ जाती है। आलोक गहरी नींद में सो रहा था और दिव्या उसे अपलक निहारती जा रही थी। आज पहली बार वह आलोक को अपने हमसफर की नज़रों से देख रही थी कि अचानक उसे आलोक की कही वही बातें याद आने लगती हैं जिससे वह आहत होती थी। वह झट से अपने कदम पीछे कर लेती है और जैसे ही उठकर जाने लगती है, वैसे ही आलोक उसके हाथ को थाम लेता है और कहता है, रुक जाओ दिव्या, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, पर देखो तुम्हारी आहट मुझे नींद में भी परेशान करती है। तुम्हारी खुशबू मेरे रग रग में बस चुकी है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। दिव्या, मैं मर जाऊँगा अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई तो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी आंखों में से आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा, पर लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। मैं उन 7 बचनों की बेड़ियों में बंधना चाहता हूँ। कुछ तो बोलो दिव्या। दिव्या, तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर तक झकझोर रही है। कह दो आज जो कहना है, पर ऐसे खामोश ना रहो। नहीं सहन होती तुम्हारी ये खामोशी। डर लगता है तुम्हारी खामोशी से। भगवान के लिए निकाल दो अपने दिल के दर्द को। दिव्या, कह डालो जो तुम्हारे मन में है। आज तुम्हारा ये दोषी तुम्हारे सामने खड़ा है। कह दो दिव्या, आज अपने होठों को मत सिलो। कह दो जो कहना है। आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ दिव्या। आलोक बस आज सब कुछ कह देना चाहता था जो उसके दिल में था। वह हाले दिल सुना देना चाहता था, पर दिव्या अभी तक खामोश थी और आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। शायद उसके खामोशी से निकले आंसू वह सभी दर्द के थे जो आलोक ने अब तक दिए थे। वह उसे बहा देना चाहती थी ताकि आने वाले कल में उसकी परछाई भी ना आने पाए। आज उसका पति परिग्रहण करने को तैयार था, हर शर्त पर। वचन की बेड़ियों को तोड़कर रिश्तों की बेड़ियों में बंधने को तैयार था, पर दिव्या डर रही थी इस ख्वाब रूपी सच से, इसलिए खामोश थी। उसकी खामोशी आलोक को बेचैन कर रही थी, इसलिए वह बिस्तर से उतरकर दिव्या के सामने जाता है और झुक जाता है उसके सामने बिल्कुल किसी भिक्षुक की तरह और भीख मांगने लगता है अपने प्यार की। क्या सच में सच्ची मोहब्बत बदल देती है किसी इंसान को? आज दिव्या भी वही देख रही थी, वह नफरत की दास्तां और यह प्यार की दास्तान। देखकर दिव्या खुद को रोक नहीं पाई और आलोक के सीने से लग जाती है और रो पड़ती है उसकी दीवानगी में। आलोक भी उसे बाहों के आगोश में भरकर भावुक हो जाता है। आज दोनों पति पत्नी सदा सदा के लिए एक हो जाते हैं, अपने गिले शिकवे सब भूल जाते हैं, प्रेम और विश्वास के बंधन में बंध जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।